हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख में 1992 का साल बहुत अहम साल है। इसी 1992 में यानी 1992 में बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया गया। इसी 1992 में हिंदुस्तान ने अपनी इकनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया, यानी एक लिबरल इकनॉमी पॉलिसी बनाई गई और पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाज़े खोल दिए गए। इसके अलावा जो तीसरा अहम काम इस साल हुआ वो ये था कि 29 जनवरी 1992 को इज़राइल के साथ इंडिया ने बाकायदा डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम कर लिए, इस्टेब्लिश कर लिए। हिंदुस्तान ने इज़राइल को 1950 में ही एज ए स्टेट, एज ए नेशन रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन उससे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश किए थे। ये डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए गए 29 जनवरी 1992 में, और इस तरह से कल 29 जनवरी 2022 में इन डिप्लोमेटिक रिलेशन को इस्टेब्लिश किए हुए 30 साल हो गए। हिंदुस्तान और इज़राइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन की 30 साल सालगिरह खूब धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने नेशन को एड्रेस किया और 30 साल से इज़राइल की और हिंदुस्तान के जो बीच ताल्लुकात हुए हैं उसको सराहा और कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि इन ताल्लुकात को और ज़्यादा गहरा किया जाए और रिलेशंस को और ज़्यादा मज़बूत किया जाए और डाइवर्सिफाइड किया जाए। ज़िंदगी के और भी मैदानों में हमें इज़राइल के साथ जो है वो मिल के काम करना चाहिए। इसी तरह इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है एक वीडियो मैसेज रिलीज़ किया, नफ्ताली बेनेट ने। तो इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ स्पेशल लाइट इफ़ेक्ट्स, जिसमें हिंदुस्तान का झंडा और इज़राइल का झंडा आप वीडियो में देख रहे हैं, उसकी तस्वीर। तो इस तरह से किया गया इस 30 साल सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए। इसके अलावा इज़राइल में हैफ़ा में जो वार मेमोरियल है, जो वहाँ इंडियन सोल्जर जाके लड़े थे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, तो वहाँ भी इसी तरह के जो है कुछ लाइट इफ़ेक्ट किए गए। और इसके अलावा इज़राइल में कुछ हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी हिंदुस्तान और इज़राइल की दोस्ती के लाइट इफ़ेक्ट्स का प्रोग्राम जो है वो रखा गया। तो बहरहाल इससे अंदाज़ा ये होता है कि दोनों मुल्क अपने 30 साल की ये जो सालगिरह मना रहे हैं इसे बहुत अहमियत देते हैं और वो अपने ताल्लुकात को और इसके अलावा पास में जो कुछ उनके बीच कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रहा है जिन फील्ड्स में, उसको और ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव बनाना चाहते हैं और ज़्यादा अपने ताल्लुकात को मजबूत और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इंडिया इज़राइल रिलेशन की इस 30 साल सालगिरह को जिस तरह से मनाया गया, उससे लगता है कि इंडिया और इज़राइल के रिलेशन फ्यूचर में और ज़्यादा जो है इन रिलेशंस में गर्मजोशी आएगी और इसमें और ज़्यादा गहराई, डेप्थ आएगी। तो हिंदुस्तान ने जो इज़राइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन जो कायम किया आज से 30 साल पहले, उसने हिंदुस्तान को बहुत कुछ बदला है। हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह लिबरल इकनॉमी ने हिंदुस्तान की इकनॉमी, इंडस्ट्री और कॉमर्स को जिस तरह से पूरी तरह से बदल के रख दिया, और उसी तरह हम ये देखते हैं कि बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन ने हिंदू साइकी के ऊपर असर किया और मुस्लिम साइकी के ऊपर, मुस्लिम सोच के ऊपर, उनके लिटरेचर के ऊपर बहुत गहरा असर किया, और ऐसा असर कि वो शायद कभी ख़त्म ना हो सके। तो इस लिहाज से ये दो बहुत अहम चीज़ें 1992 में ये दो अहम वाक़यात हुए। साथ ही इज़राइल से रिलेशन के ऊपर हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान ने जो इज़राइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम किए, उसके नतीजे में इंडियन सोसाइटी के ऊपर और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर हुआ, इसको हम ज़रा सा कुछ समझने की कोशिश करेंगे, कुछ पॉइंट वाइज हल्के फुल्के अंदाज में। पहली तो बात यह है कि 1992 जनवरी में इज़राइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम किए गए और 1992 दिसंबर में बाबरी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया गया। कुछ लोगों का इस बारे में ख्याल ये है कि बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के पीछे भी इज़राइल का ना दिखाई देने वाला
हाथ था और उनके पास इसके पीछे मतलब अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उनके पास लॉजिक भी है इसको कहने के लिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुत्ववादी जो लोग रहे हैं उनके शुरू से इज़राइल से और इज़राइल के जो फाउंडिंग फादर्स हैं और जो ज़ायोनिस्ट हैं उनसे बहुत ही करीबी रिलेशन रहे हैं। जैसे दामोदर सावरकर की बात करें, जिन्हें वीर सावरकर कहा जाता है, वो इज़राइल के बहुत बड़े सपोर्टर थे और वो इज़राइल से और इंडिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करने के लिए उनके बहुत से स्टेटमेंट हैं। इसके अलावा हिंदू महासभा जो है जिसने हिंदुस्तान के अंदर जो है वो नफ़रत को कल्टीवेट किया, उसमें वो इस बात की बहुत बड़ी वकील थी, वकालत करती थी कि इंडिया इज़राइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करे। उनके अलावा इज़राइल और आरएसएस के बीच नज़दीकियाँ किस दर्जे की हैं, अगर इसको समझना हो तो पिछले साल हम देखें कि विजयदशमी, आप जानते हैं कि आरएसएस विजयदशमी ही के दिन 1925 में जो है बनाई गई थी। तो आरएसएस का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, एक फाउंडेशन डे प्रोग्राम होता है विजयदशमी के मौके पे, और आरएसएस जो मुख्यालय है नागपुर में वहाँ होता है। तो विजयदशमी यानी दशहरे के दिन आरएसएस के लोग जो हैं शस्त्र पूजा करते हैं, हथियारों की पूजा करते हैं। तो इस मौके पे इज़राइल के मुंबई में जो कौंसलेट है उसके जो कौंसिल जनरल हैं कोबी, वो इस प्रोग्राम में 2021 को दशहरे के इस प्रोग्राम में शरीक हुए। हालांकि आरएसएस के अंदर इस तरह की कोई परंपरा नहीं मिलती कि इससे पहले जो है किसी मतलब ये कि नॉन हिंदू को इस प्रोग्राम में इनवाइट किया गया हो और उसे गेस्ट बनाया गया हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा जो इस वक्त हमारी जो मौजूदा सरकार है, वो सरकार भी जो है वो बुनियादी तौर पे बीजेपी जो है वो आरएसएस ही की एक विंग है। तो इज़राइल से 29 जनवरी, जबकि इज़राइल और हिंदुस्तान अपने 30 साल की का जश्न मना रहे थे ताल्लुकात का और फ्रेंडशिप का, तो इसी दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ख़बर ब्रेक की कि इंडिया ने 2017 में इज़राइल की कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी SOS से पेगासस नाम का एक जासूसी जो स्पाईवेयर है या एप्लीकेशन है वो ख़रीदा $2 बिलियन यानी लगभग 15,000 करोड़ रुपए में। तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं, हमें ये दिखाती हैं कि ताल्लुकात इज़राइल और संघ के बीच और मौजूदा सरकार के बीच किस दर्जे के हैं। जो गुरु गोलवालकर साहब जो आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक, उनके भी बहुत से ऐसे बयान मिलते हैं जिसमें उन्होंने इज़राइल से, इंडिया और इज़राइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन की वकालत की और बहुत से मौक़ों पे की, और कहा ऐसा भी जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुत्ववादी जो ताकतें रही हैं उनके इज़राइल से किसी न किसी तरह से ताल्लुकात रहे हैं, और जो ज़ायोनिस्ट रहे हैं उनसे बहुत ही करीबी ताल्लुकात उनके रहे हैं। हम जानते हैं कि राम जन्मभूमि का पूरा आंदोलन इन्हीं गोलवालकर और सावरकर के वैचारिक शागिर्दों के हाथ में था, और पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर इसके लिए माहौल बनाने के लिए इन्होंने किस तरह से अपने संगठन का इस्तेमाल किया, किस तरह से अपनी विचारधारा का इस्तेमाल किया और किस तरह से मशीनरी का इस्तेमाल किया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम देखते हैं कि 1992 यानी जब रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं इज़राइल के साथ, इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि तभी से जो है एंटी मुस्लिम जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो उभर के सामने आए, जबकि उससे पहले ऐसा नहीं था। इसके अलावा जो है इस दौरान हम ये देखते हैं कि अल्ट्रा नेशनलिस्ट और हिंदू एक्सट्रीमिज़म का प्रो एक्टिव फेज़ जो है वो हमें देखने को मिलता है और एक नए दौर की शुरुआत होती है। अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि हेमंत करकरे ATS चीफ जो थे मुंबई के, उन्होंने अभिनव भारत के लोगों को जो कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट और अजमेर ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, जब उनको इंट्रोगेट किया तो अभिनव भारत जो संगठन था वो एक भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करके उसकी एक एग्ज़ाइल यानी एक जिलावतन हुकूमत बनाना चाहता था, और उस जिलावतन हुकूमत का जो केंद्र होता, जो सेंटर होता, वो इज़राइल उसे बनाने का था। तो आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि अगर
इज़राइल और इज़राइल के साथ उनके संबंध ना होते, इज़राइल के खुफिया संगठन के साथ जो है गुप्तचर संस्था मोसाद वगैरह के साथ अगर उनके कुछ रिलेशन ना होते तो वो कैसे पॉसिबल था कि वो जो है एक एग्जाइल गवर्नमेंट जो है वो इज़राइल में जाके बनाए। 1992 के बाद हम देखते हैं कि पूरे मुल्क में टेररिज्म के बहुत से वाक़यात होते हैं और बहुत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं। इन टेररिज्म की जो एक्टिविटी होती है इसके नतीजे में बहुत से मुसलमानों को जो है उस शक के दायरे में लाया जाता है, फिर उनकी गिरफ़्तारियाँ होती हैं और इसके अलावा जो है मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। वो मुसलमान जो कि अभी बाबरी मस्जिद के डेमोलेशन के शौक़ से बाहर भी नहीं आए थे कि वो जो है उन्हें टेररिस्ट का एक्यूज़्ड करार दे दिया जाता है। नतीजन ये होता है कि ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अगर बहुत गौर से इसका जायज़ा लिया जाए तो वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जो है नज़र आते हैं जिसका मकसद मुसलमानों को डेमोरलाइज़ करना होता है। तो ये जो फेनोमेना है, ये जो मेथडोलॉजी है, ये हमें देखने में आता है कि इंडिया के अंदर 1992 के बाद हमें नज़र आती है। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं नज़र आता। तो इससे ये चीज़ और ज़्यादा जो है वो मजबूत होती नज़र आती है कि 1992 के बाद जो ही ये सब क्यों हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमें हमारी जो एक सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में पता चलता है कि R.K. यादव साहब जो हैं, जो रॉ में रह चुके हैं, उन्होंने मिशन रॉ के नाम से एक किताब लिखी। तो उसमें उन्होंने लिखा कि किस तरह से रॉ ने अपने रिसोर्सेज से कुछ कंपनीज़ बनाई। उसमें जो है 8 जो है कुछ उसमें 8 जगहें ली गई जिसमें वेयर हाउस या विला थे और फ्लैट थे। फिर उन्हें जो मोसाद के स्टेशन चीफ जो दिल्ली में था उसके हवाले कर दिया गया। तो इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में बाकायदा जो है R.K. यादव ने एक केस कर रखा है और ये केस चल रहा है और उन्होंने CBI इंक्वायरी की बात की है। तो बहरहाल, तो कहने का मतलब इससे ये अंदाज़ा होता है कि हमारे देश के अंदर और हमारे देश की जो मशीनरी है उसमें उनकी पकड़, उनकी पहुंच किस हद तक थी। फिर हम देखते हैं कि RSS के विवेकानंद केंद्र एक थिंक टैंक बनाता है जिसका नाम रखता है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी VIF। ये थिंक टैंक 2014 के में जो गवर्नमेंट बनी BJP की उससे चंद साल पहले ही बनता है और ये थिंक टैंक बिल्कुल वेस्टर्न पैटर्न पे बनता है, उसी स्टाइल में बनता है। इसका काम करने का पूरा तरीक़ा भी वही होता है। फिर ये थिंक टैंक खड़ा करता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट, जिसमें वो इकट्ठा करता है किरण बेदी को और अन्ना हज़ारे को और केजरीवाल को और इसके अलावा बाबा रामदेव को, जो एक मूवमेंट चलाते हैं करप्शन के अगेंस्ट। और यही मूवमेंट जो है वो एक फाउंडेशन का काम करता है BJP के लिए। तो अगर हम विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन को देखें तो हमें अंदाज़ा होगा, उसके काम करने के तरीक़े को देखें तो अंदाज़ा होगा कि वो इंडियन स्टाइल नहीं है, वो कहीं से जो है वो उधार लिया गया है। ये फिर उसके बाद है जब मोदी की प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन कैंपेन चलती है BJP की, तो हम ये देखते हैं कि हेनरी कैसेंजर की जो कैसेंजर एसोसिएट्स जो अमेरिका की थी, हेनरी कैसेंजर के बारे में आप जानते हैं कि हेनरी कैसेंजर जो अमेरिका के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं और अमेरिका के बुज़ुर्ग पॉलिटिशियन में उनका शुमार होता है, बहुत ही इन्फ्लुएंसेबल हैं। और हेनरी कैसेंजर की हकीकत जो लोग जानते हैं उनको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी है हेनरी कैसेंजर किस लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहरहाल मोदी की इलेक्शन कैंपेन 2014 की जो होती है, प्राइम मिनिस्टर का जो फेस होता है, उस पूरी कैंपेन को मैनेज करता है कौन? हेनरी कैसेंजर की कैसेंजर एसोसिएट्स। ये महज इत्तेफाक नहीं था, ये अगर आप इन कड़ियों को जोड़ें तो ये पूरी कड़ियाँ एक दूसरे से आपस में जुड़ी नज़र आएंगी। इस तरह हम देखते हैं कि इज़राइल से 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करने के बाद हिंदुस्तान की सोसाइटी, पॉलिटिक्स और साइकी के ऊपर और किस तरह से जो है ये जो रिलेशन थे इनका किस तरह से असर हुआ। आज पोजीशन ये है कि जिस तरह पाकिस्तान जो है वो चीन की गोद में जाके बैठ गया है बगैर सोचे समझे, ठीक उसी तरह हम जो है हमने इज़राइल को भी अपना दोस्त समझ लिया है। नतीजा ये है कि इस वक्त इज़राइल जितना भी डिफेंस प्रोडक्शन करता है उसका 44% अकेले इंडिया इंपोर्ट करता है इज़राइल से। और इंडिया रशिया के बाद सबसे ज़्यादा हथियार
दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा हथियार इज़राइल से ख़रीदता है और बहुत ज़्यादा जो है कोऑपरेशन है इन सब का। लेकिन ये कि इस इज़राइल से जो ताल्लुक़ात हैं इसकी कीमत हमारा समाज और हमारे समाज में जो जो कम्युनिटीज़ हैं वो जो है इसकी बड़ी कीमत जो है वो अदा कर रही हैं। और इज़राइल के बारे में कहावत है कि इज़राइल अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाता है और दोस्तों को चाट के खा जाता है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि क्या होता है और हमारे देश को और हमारे देश के चलाने वालों को इसे समझना चाहिए। एक शांत भारत की बनिस्बत एक अशांत भारत दूसरों के लिए एक अवसर रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।